चलिए मालिक, अब हम आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर शर्मा हैज 4 चिल्ड्रन कंसिस्टिंग ऑफ 2 डॉटर एंड 2 सन्स। द एनुअल इनकम ऑफ 2 डॉटर आर दिस एंड सन्स ऑफ दिस रेस्पेक्टिवली। वर्ड इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। पहले 2 डॉटर्स दी हुई है तो उनकी इनकम, और बाद में 2 सन रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। डॉटर हुज इनकम इज ऑफ रुपीज 4500 इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80U। एक डॉटर 80U चाइल्ड है। ओके, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम अर्नड बाय माइनर चाइल्ड टू बी क्लब, जो क्लब हो मिस्टर शर्मा में। तो डायरेक्टली बोल दिया मिस्टर शर्मा की इनकम ही ज्यादा है, मिसेस शर्मा की इनकम दी नहीं, मिस्टर शर्मा में क्लब होगा। पूरा सेक्शन 64(1) है, आपको लिख के समझाना है। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर रहे हो कि चलो मैथमेटिकली कर लेते हैं, और आपने ये पूरा लिख के नहीं देखा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम। एग्जाम में भी नहीं बनेगा फिर आपसे। फिर आप मैथमेटिकल करके आओगे, 5 नंबर का क्वेश्चन में से 2 या 2.5 मिल जाएंगे, बाकी के 2.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो सेक्शन 64(1) लिखना शुरू करें भैया। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, all such income accruing or arising to a minor child shall be clubbed in the hands of that parent whose income ब्रैकेट में excluding such income is greater। ऐसा करके पूरा लिखते हैं। फिर लिखना, however if a child is suffering from a disability specified under section 80U, the income will not be clubbed in the hands of parent। ये दूसरा वर्किंग नोट हो जाएगा। तीसरा वर्किंग नोट, एज पर सेक्शन 1032 इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज इंक्लूडेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट अंडर सेक्शन 64(1)A, जो क्लब होता है वुड बी एग्जम्प्टेड। कितना एग्जाम? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल इनकम और 1500 विच एवर इज लेस। वापस से, एज पर सेक्शन 1032 इनकम ऑफ ईच माइनर चाइल्ड, मेन वर्ड क्या है मेरे लिए? ईच। पर चाइल्ड है ना भैया, क्योंकि जो इंक्लूड हो रही है इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट। एग्जाम्शन तभी है जब पेरेंट में क्लब हो। माइनर चाइल्ड की इनकम पे माइनर में ही ऐड हो रही हो तो कोई एग्जाम्शन नहीं है भैया 1500 रुपए की। वापस से सुनो, माइनर की इनकम पेरेंट में ऐड हुई, एग्जाम्शन है, 1032 लगेगा। माइनर की इनकम उसने खुद ने अपने टैलेंट से कमाई, कोई एग्जाम्शन नहीं है। क्लियर? 1500 रुपए की एग्जाम्शन कब है? ओके, अब ये लाइन याद कर लेना, वुड बी एग्जाम टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट? एक्चुअल इनकम और 1500 विच एवर इज लोअर, या ऐसा नहीं लिखना तो लिखना टू द एक्सटेंट ऑफ मैक्सिमम 1500, बस। रिमेनिंग इनकम टैक्सेबल होगी। कैलकुलेशन देखते हैं। 4 अलग अलग बच्चे हैं, मैं लिखूंगा क्वेश्चन, मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सबसे पहले टाइटल डालूंगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर शर्मा। यही पूछा है ना मेरे से, क्योंकि फॉर असेसमेंट ईयर 21 22 ऐसा कुछ लिख दो, पूरा ईयर वियर लिख देना यार। बोलो भैया। एक हो गया पर्टिकुलर, एक हो गया रुपीस। 4 बच्चे हैं तो अपन 4 कॉलम नहीं बना रहे, एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। पहला अपन ले रहे हैं 2 डॉटर्स। 2 डॉटर्स, अब उस 2 डॉटर में एक डॉटर की इनकम है 9000 रुपये, माइनस 1500 रुपये की एग्जाम्शन दे देना, तो बाहर आ जाएगा कितना? 7500। फिर लिखना, ये फर्स्ट डॉटर हो गई। फिर लिखो सेकंड डॉटर, ब्रेकेट में नॉट टू बी क्लब्ड। क्यों भैया? क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड है। बोलो, उसके ऊपर सेक्शन 80U लगता है। ठीक है साहब। थर्ड, फर्स्ट सन, सन लिख लो 6200, इसमें से 1500 रुपये लेस हो जाएंगे, बैलेंस टैक्सेबल। सेकंड सन 4300 माइनस 1500, बैलेंस टैक्सेबल। तो ये जो इनकम आएगी ये क्लब हो जाएगी। करो भैया, 4700 यहाँ आ रहा है, 2800 यहाँ आ रहा है। देख लो, 7.5 प्लस 4700 प्लस 2800, 7.5। अच्छा, इन्होंने एक साथ जोड़ दी, ठीक है। अपन भी ऐसा कर सकते हैं, 2 बार अलग अलग एग्जाम्शन जोड़ना मत भूलना। बस मेरे को एक साथ करने में एक ही डर लगता है कि स्टूडेंट ऐसा नहीं हो कि इसमें से सिर्फ एक ही बार 1500 घटाए, बस यही डर है, बाकी मेरा कोई डर नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है और आप आराम से इसको एग्जाम्शन को ध्यान रख सकते हो तो ऐसा कर देना। 7500 टोटल है, देख लो ये इन दोनों का, 750 और 2800 का टोटल। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फॉर्मूला है। इनकम ऑफ 1 डॉटर लिख दिया, ये ए ले लिया, फिर ए प्लस बी कर दिया आखिरी में। ये फॉर्मेट भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया फॉर्मेट है। इन्होंने बस असेसमेंट ईयर नहीं लिखा, आप लिख देना। और वर्किंग नोट डाल दिए। सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट देखो, इसमें क्या लिखा था, क्वेश्चन को देखो कितनी बारीकी से पढ़ना पड़ता है, छोटी छोटी सी बातें। मिस्टर शर्मा हैज 4 चिल्ड्रन, माइनर है, कहाँ लिखा है? लिखा ही नहीं है। हालांकि आखिर में क्या लिखा था, अर्न बाय माइनर चिल्ड्रन, पर इसमें से माइनर कौन है तो लिखा ही नहीं है।
पर सर क्वेश्चन तो माइनर चिल्ड्रन माइनर इनकम करके, अरे दादा माइनर चिल्ड्रन की इनकम ऐड करो ये तो बोला, पर माइनर कौन है ये तो बताया ही नहीं। तो फिर देखो आपकी अकल यहाँ पर क्या चलनी चाहिए कि आप पहला वर्किंग नोट ही क्या डाल रहे हो, ऑल द 4 चिल्ड्रन आर माइनर चिल्ड्रन। ये तो हम अभी क्लबिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं यार, इसलिए अपने को मालूम है कि ये माइनर का ही क्वेश्चन है। एग्जाम में माइनर का क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी नहीं होता कोई फिक्स। चलो इसके अलावा उसके मैनुअल वर्क या उसकी खुद की स्किल टैलेंट वाला क्लबिंग नहीं होता, ये वर्किंग नोट डालना जरूरी है। मिस्टर शर्मा की इनकम मिसेस शर्मा की इनकम से ज्यादा है, ये भी एजम्पशन है, और इसीलिए उसके हैंड्स में ये इनकम क्लब हो रही है, ये भी लिखना जरूरी है। ये सब अजम्पशन है, सोचो ये सब नोट है। ये 4 अजम्पशन डाले उन्होंने क्वेश्चन में, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पहला अजम्पशन तो जबरदस्त है कि चिल्ड्रन माइनर है, ये भी मान लो आप पहले तो, वरना आप बहुत ही होशियार हो तो क्वेश्चन की बैंड बजा सकते हो। आप लिख सकते हो ऑल द 4 चिल्ड्रन आर मेजर, सो नो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई, हा, एक लाइन में आंसर खत्म। और ऐसी हरकत एग्जाम में मत करना, बुरा लग जाएगा आईसीआई को या। वरना तो मैं समझदार, तो मैं लिख सकता हूँ एज क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई विच चिल्ड्रन इज माइनर वी एज्यूम दैट ऑल द चिल्ड्रन आर मेजर, लो क्वेश्चन ही खत्म हो गया एक लाइन में, नो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्टेड। पर यार अपने को तो 64(1) है, सॉल्व करके दिखाना है। तो सेकंड वर्किंग नोट, एजम्पशन शर्मा की इनकम ज्यादा है मिसेस शर्मा से, और चौथा तो बहुत ही जबरदस्त है, याद करो हम ये मान रहे हैं कि ये पहला साल है क्लबिंग का। सोचो अभी समझाया था मैंने कि इस प्रोविजन की क्यों जरूरत है, क्योंकि एक बार जिसमें क्लब होती है हर साल उसी पेरेंट में क्लब होती है, ये वाला प्रोविजन चेक करने की जरूरत सिर्फ पहला साल पड़ता है, उसके बाद नहीं पड़ता। तो भैया ये अजम्पशन तो बहुत ही जरूरी है कि दिस इज द फर्स्ट ईयर। तो आप कोई भी माइनर का क्वेश्चन करो क्लबिंग का तो प्लीज ये वर्किंग नोट डाल के आना कि दिस इज द फर्स्ट ईयर इन विच क्लबिंग प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड। ये पहला प्यार नहीं, ये पहला साल है जब क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हुआ, और इसीलिए हमने मिस्टर शर्मा में इस साल ऐड किया और हर साल मिस्टर शर्मा में ही ऐड करते रहेंगे। बोलो दादा। और ऊपर 64(1) को समझाना है आपको ढंग से, ये ध्यान रखिएगा 64(1) समझाना बहुत जरूरी है ढंग से, जैसे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लैंग्वेज चलेगा पर अच्छे अच्छे वर्ड ले लेना। बोलो भैया। क्वेश्चन 2 देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ए, तो मेरा असेसी मिस्टर ए हो गया। ठीक है साहब, मुझसे पूछा क्या गया, पहले मुंह देख लेता हूँ यार। एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। ये ऊपर जो 5 ट्रांजेक्शन दिए हैं ABCDE, आप सबसे पहले एग्जाम में ना आखिरी वाली लाइन ही पढ़ लिया करो कि पूछ क्या रहे हैं, तो यूं ही समझ में आ जाता है क्वेश्चन। टैक्स इम्प्लीकेशन पूछे गए हैं आपसे, और फिर आपसे टोटल इनकम भी पूछी गई। अच्छा, 2 चीजें पूछी गई, टैक्स इम्प्लीकेशन समझाना, इसका मतलब वर्किंग नोट दे दो या मेन शीट पे हर एक पॉइंट का इम्प्लीकेशन समझाओ, फिर उसकी TI निकाल लो कि कौन कौन सी इनकम क्लब होगी, कौन सी इनकम माइनर में जाएगी। तीनों का पूछा है, मिस्टर ए, मिसेज ए और माइनर चाइल्ड, तीनों के लिए। तो मेरा एक फॉर्मेट तो ऐसा हो सकता है, पर्टिकुलर मिस्टर ए, मिसेज ए और माइनर, एक तरीका ये, एक इन तीनों का अलग अलग निकाल दो, और एक इन सब 5 ट्रांजेक्शन के आपको टैक्स इम्प्लीकेशन ध्यान से प्यार से समझाने। बोलो भैया, हाँ या ना, बोलो। तो टोटल इनकम भी निकालनी है अपने को और ये भी निकालना है। ला देखते हैं इन्होंने कौन सा फॉर्मेट अडॉप्ट किया। इन्होंने यही वाला फॉर्मेट अडॉप्ट किया, पर्टिकुलर मिस्टर ए, मिसेज ए और माइनर। ओके, टाइटल तीनों की इनकम का आ गया एक साथ एक ही बार में। करो कॉपी पे, शुरू करो कॉपी, निकालें कॉपी, टाइटल लिखें, टाइटल लिखें भैया, फिर एक एक करके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, करीब करीब 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में तो 12 मार्क्स एटलीस्ट डिमांड करता है। 10 से 12 तो होने ही चाहिए मिनिमम, क्योंकि 5 पॉइंट है, हर एक पॉइंट का मेरे पास 1 से 1.5 नंबर रहेगा, फिर पेंशन भी है, फिर टोटल इनकम भी है, फिर तीनों में चाइल्ड भी है, तो एटलीस्ट 12 मार्क्स विथ वर्किंग नोट्स तो होना ही चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम का ही क्वेश्चन है, करें ट्राई। टाइटल डालें, पहली पॉइंट पढ़े, मिस्टर ए हैज फिक्स डिपॉजिट ऑफ 5 लाख इन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, मिस्टर ए की बात कर रहे हैं। He instructed the bank to credit the interest at the rate 9% from 1/4 to 31/3। इस पूरे साल का 9% इंटरेस्ट उसने बैंकर को क्या बोल दिया, टू द सेविंग बैंक ऑफ मिस्टर बी सन ऑफ हिज ब्रदर टू हेल्प हिम इन हिज एजुकेशन। बोलो, उसने इनकम ट्रांसफर कर दी भैया, इसको अपने भाई के लड़की को। पहले तो बताओ कौन सा सेक्शन लग रहा, क्लबिंग होगी तो कौन सा सेक्शन लगेगा। सर याद करें हमने पढ़ा था, आप अगर कोई इनकम ट्रांसफर करते हो विदाउट ट्रांसफरिंग एनी एसेट, तो हमारे पास होता है हमारा प्यारा सा सेक्शन 60, और जिसमें कोई भी रिलेशनशिप स्पेसिफाइड नहीं है। रिलेशनशिप स्पेसिफाइड है सेक्शन 64 में, स्पाउस, सन्स, वाइफ और माइनर चाइल्ड वाली।
बाकी ऊपर के सेक्शन 60 61 में बोला था टू एनी पर्सन, किसी को भी डायरेक्टली इनकम अगर ट्रांसफर करोगे तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा, तो सेक्शन 60 लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट में। और ये पूरा 9% का ब्याज मतलब 45,000 मिस्टर ए की इनकम में अदर सोर्सेज में जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, तो यहाँ मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। अच्छा सर, पर सीधे इससे शुरू करें क्या? तो क्या करें यार, फिर फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे? अदर सोर्सेज हेड लग रहा है सीधा, और इसी से शुरू करें, आंसर गलत है तो रुको, उसको मत लिखो अभी, आप यहाँ बस लिख लो कि 45A, इतना सा लिख लो तो ध्यान रहेगा। सेकंड, मिस्टर ए होल्ड 75% प्रॉफिट शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, पार्टनरशिप फर्म एक कंसर्न है, यस, उसमें 75% PSR है, इसका मतलब 20% या उससे ज्यादा है, तो मिस्टर ए का वहां क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। उसी से मिसेज ए को रेम्यूनरेशन कमीशन मिल रहा है फॉर प्रमोटिंग द फर्म, फ्रॉम द फर्म फॉर प्रमोटिंग द सेल्स ऑफ द फर्म, उसको ये कमीशन इनकम हो रही है भैया, सैलरी इनकम मान लो 25,000 रुपए। बोलो, उसके पास कोई रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बोलता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 6412 लगाने की प्रोबेबिलिटी है। क्या क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन सर, एक स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए किसी कंसर्न में, डन, फर्स्ट कंडीशन। उसी कंसर्न से उसकी दूसरे स्पाउस को, मतलब अदर स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, सर वो भी मिल रहा है, रेम्यूनरेशन में भी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, फीस, कुछ भी हो सकता है। तीसरा, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं। तीनों कंडीशंस अगर यहाँ पे पूरी हो रही हैं तो फिर ये 25,000 रुपए क्लब होने चाहिए, किसमें? मिस्टर ए में। तो ध्यान रखिएगा, क्लियरली लिखा है फॉर प्रमोटिंग द सेल्स। बोलो भैया, अब सेल्स प्रमोट करने के लिए अगर उसको कोई रेम्यूनरेशन, कमीशन, फीस दी जा रही है तो ऑब्वियसली फिर वो सेक्शन 6412 में कवर हो जाएगी। मिस्टर ए गिफ्टेड अ फ्लैट टू मिसेज ए, चलो मिसेज ए के लिए कौन सा सेक्शन रहेगा सर? 56-10, लेकिन इट इज गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, तो ये फ्लैट, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, अच्छा वैल्यू दी नहीं है, लेकिन अगर दी होती तो हम बोलते हैं हाँ 56-10 मिसेज ए के ऊपर लगाया। अच्छा, मिस्टर ए ने फ्लैट दिया और प्रीवियस ईयर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 52,000 फ्रॉम सच फ्लैट। बोलो क्या लग रहा है? ए ने मिसेज ए को फ्लैट दिया, इससे इसको इनकम आई 52,000। याद करें 52,000 के लिए डिम्ड ऑनर किसको माना जाएगा? ए को ही माना जाएगा, और सेक्शन लगेगा सेक्शन नंबर 27। क्लबिंग तो होगी लेकिन सेक्शन बदल गया, 27 का वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। फिर मिस्टर ए गिफ्टेड ₹2 लाख टू हिज माइनर सन। अच्छा, ये एक चीज और ध्यान रखना भैया, ये कंप्यूटेड है, इट मींस ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी की स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट लेस हो चुका है, मेन वर्ड है कंप्यूटेड। अगर ये कंप्यूटेड वर्ड हटा देते तो 52,000 में से पहले हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर लेस करते, तो फिर जो बचता बैलेंस विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर मिस्टर ए। नेक्स्ट है, मिस्टर ए गिफ्टेड ₹2 लाख, किसको दिए भैया? माइनर सन, अच्छा बच्चे को दिए। अब बोलो, माइनर सन के ऊपर अगर 56-10 लगाएं भी तो गिफ्ट फ्रॉम फादर हो जाएगा, तो एग्जम्प्ट। वो इन्वेस्टेड द सेम इन अ बिजनेस, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और इनकम डिराइव हुई 20,000 फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन था, माइनर ने किसी जगह इन्वेस्ट करवा दिया, जैसे एफडी में या बिजनेस में। अब अपने मन में डाउट आता है, जो अधिकतर स्टूडेंट्स यहाँ सोचते हैं, मैं बता देता हूँ पहले से ही। अपने को लगता है यार ये इन्वेस्टेड द सेम इन अ बिजनेस लिखा हुआ है ना, इन हिज बिजनेस ऐसा नहीं लिखा है, पहला वर्ड। दूसरा, इन अ बिजनेस लिखा है। तीसरा, अपने मन में कंफ्यूजन आता है कि ये उसके खुद के टैलेंट, उसकी खुद की स्किल से तो बिजनेस नहीं चला रहा, तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। देखो कैसे मालूम अपने को? पीछे की लाइन ध्यान से पढ़ो, उसमें लिखा था ही डिराइव्ड इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम हिज बिजनेस करके नहीं लिखा हुआ है, हिंट नहीं दी उन्होंने कोई सी भी। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कई बार कमेंट करा कि ये उसकी खुद की स्किल का है इसीलिए ये क्लब नहीं होगा, तो फिर गलती हो गई, ये 20,000 रुपए क्लब होने चाहिए पेरेंट में, माइनस 1,500 रुपए की एग्जाम्पशन 1032 और सेक्शन 64(1)(a) का कॉम्बिनेशन आपको पूरा पुटअप करना पड़ेगा। वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट के लिए, वैसे भी उन्होंने टैक्स इंप्लीकेशन पूछे तो हर एक पॉइंट पे आपको समझाना तो है ही। साथ ही साथ मिस्टर एज माइनर सन derived an income of ₹20,000 through a business activity involving application। अब क्लब नहीं होगा, अब ये उस माइनर सन की इनकम में ही काउंट किया जाएगा। साथ ही साथ मिस्टर ए को पेंशन मिली कितनी? 10,000 रुपीज मंथली पेंशन है भैया। ये कौन सा हेड? इनकम फ्रॉम सैलरी 1,20,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। ही हैज नो अदर इनकम, डन। मिसेज ए रिसीव्ड सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ फ्रॉम अ पार्ट टाइम जॉब, ये उसकी खुद की सैलरी है मिसेज ए की। 20 × 12 240 240 - 50 = 190।
इसके केस में 190 और इसके केस में 70 इनकम फ्रॉम सैलरी में आना चाहिए। ये 70 और ये 190 दो डाटा मैच हो गए। हाउस प्रॉपर्टी 52,000 कंप्यूटेड है, आना चाहिए। सेक्शन कौन सा लगेगा? 27। इसके बाद अदर सोर्सेज में मिस्टर ए ने जो फिक्स डिपॉजिट की थी 45,000, ये सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा था अदर सोर्सेज वाला, ये अदर सोर्सेज में ऐड होगा 9% से। ठीक है साहब, ये हो गया। फिर पार्टनरशिप से जो कमीशन वाइफ को मिल रहा है वो क्लब करो, 70,000 टोटल हो गया, 1,90,000 इसकी इनकम हो गई। अब माइनर सन की इनकम 1,500 रुपए लेस करो 20,000 में से और इसका वर्किंग नोट जाएगा 64(1) टाइटल है, सेक्शन 1032 की एग्जम्पशन है। उसकी खुद की स्किल से जो आएगा उसकी माइनर सन की इनकम में ही जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। और इसकी खास बात क्वेश्चन से सबसे ज्यादा, सबसे पहला वर्किंग नोट हमारा सेक्शन 60 है, याद करो, ट्रांसफर टू एनी पर्सन। याद आया? सेक्शन 60 डायरेक्टली इनकम ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट ट्रांसफरिंग एनी एसेट, ये पॉइंट हमने पढ़ा था। बोलो भैया, तो ये ट्रांसफरर की ही इनकम माना जाएगा। इसी तरह 64(1)(2) में सारी डिटेल डाल दो कि स्पाउस है, उसको किसी भी कंसर्न से जिसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एक स्पाउस का। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एग्जाम में मत समझाना भली, क्या ब्रैकेट में लिख देना कितना परसेंट है। सच इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। कब इंक्लूड नहीं होगी? व्हेन सच स्पाउस पजेस एनी रिक्वेस्टेड टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। कैसी क्वालिफिकेशन? जो उस जॉब के लिए जरूरी है, तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये अच्छा पॉइंट है। बाकी उन्होंने ये सब समझा दिया कि 25,000 रुपये मिसेज ए को मिले, मिस्टर ए का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसमें ऐड होगा क्योंकि उसका 75% रेशियो है। ये एग्जाम में मत समझाना भले, चलेगा। 27(1) ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है डीम्ड ऑनर का। एन इंडिविजुअल हु हैज ट्रांसफर्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी टू हर और हिज स्पाउस अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। ध्यान रखना, डीम्ड ऑनर का कंसेप्ट कब नहीं लगता, कब उसकी स्पाउस को ऑनर माना जाएगा? जब उसने एडिक्वेट कंसिडरेशन से ये घर दिया हो, पर अभी तो गिफ्ट का केस है। दूसरा, अगर उनका डिवोर्स हुआ हो और फिर ये घर गया हो तो भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो उसको ऑनर मान लिया जाएगा। किसको? मिस्टर ए को। और मिस्टर ए के केस में ही ये इनकम ऐड होगी। और साथ ही साथ इस नोट में उन्होंने बोला कि मिसेज ए के ऊपर 56(10) नहीं लगेगा, एज इट इज गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, उसका हस्बैंड है वो। माइनर चाइल्ड का सेक्शन 64(1) है। देखो वर्किंग नोट का बहुत इंपॉर्टेंस है भैया। जिसकी भी पेरेंट की इनकम ज्यादा होगी उसमें ऐड होगा विदाउट इंक्लूडिंग सच माइनर इनकम। साथ ही साथ 1032 इनकम मैक्सिमम 1,500 रुपए पर चाइल्ड तक एग्जम्प्ट है। तो हमने 1,500 लेस किए 20,000 में से, तो 18,500 क्लब हुए। किसकी इनकम ज्यादा है? मिस्टर ए की इनकम की मिसेज ए की इनकम? सर ये देखना भूल गए हम, लाओ वापस से देख लो, चेक करो। हमने यहाँ पर पहले सैलरी जोड़ ली दोनों की, ये आ गया। फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम ए की जोड़ी, फिर अदर सोर्सेज इनकम ए की जोड़ी, तो 192 और 190 किसकी इनकम ज्यादा है माइनर के केस में? देखो इसीलिए पहले यहां तक की इनकम कैलकुलेट हुई, फिर ये माइनर का केस ऐड हुआ। तो प्रेजेंटेशन ऐसा आप ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है ये। 192 और 190 कंपैरिजन यहीं से हो गया, अलग से वर्किंग नोट नहीं देना पड़ा। गुड प्रेजेंटेशन। यहीं पे टाइटल डाल दिया है ना, ये पूरा वर्ड लिखा, इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस आउट ऑफ द अमाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसीलिए हम क्लबिंग प्रोविजन लगा रहे हैं, और ये उसकी खुद की स्किल और टैलेंट है, इसलिए क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगा रहे। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में वही वर्किंग नोट जिसमें उसकी खुद की स्किल या टैलेंट इन्वॉल्व हो, देन इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट बट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द माइनर। ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मालिक यहाँ आके खत्म होता है। हाँ, पर बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, छोटा कहाँ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, 12 मार्क्स तक आएगा भैया डायरेक्टली। तो इसीलिए आप ये नहीं बोल सकते कि क्लबिंग तो छोटा सा हेड है, इसको क्या पढ़ना, इस पे क्या ध्यान देना। चाहें तो वो इसी को 12 नंबर के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सारे मार्क्स ध्यान रखना, पूरे मार्क्स जो भी हैं वो मेनली किसके हैं? वर्किंग नोट के हैं और आराम से क्वेश्चन पढ़ने के हैं। अधिकतर लोग यहाँ वाले पॉइंट पर गलती करते हैं, ये 20,000 वाले, वो मानते हैं कि ये इनकम माइनर की खुद की है। ये गलती होती है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो भूल जाते हैं कि उसके फंड से इन्वेस्ट हुआ, उसमें उसकी खुद की स्किल इन्वॉल्व नहीं है। तो ये वर्ड आप याद रख सकते हो अगर कंफ्यूजन हो तो। मेड आउट ऑफ द गिफ्ट बाय ए के असेट को, ए ने जो असेट दी थी उसको वापस री इन्वेस्ट करा, तो उसकी इनकम वापस ए में ही क्लब हो रही है। यही हम शुरू से देखते आ रहे हैं। नेक्स्ट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। अगर डायग्राम बना पाए तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, वरना फिर आपको कंफ्यूजन लगेगा।
मिस्टर ए इज गिफ्टेड हाउस प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू कितनी है 50 लाख टू हिज वाइफ। चलो ए ने गिफ्ट किया अपनी वाइफ को। हु इन टर्न, जिसने, मिसेस बी ने, वाइफ का नाम है मिसेस बी, जिसने क्या करा, हु इन टर्न हैज गिफ्टेड द सेम टू मिसेस सी। ये मिसेस सी कौन है, उसकी डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या हुआ भैया, डॉटर इन लॉ स्पाउस नहीं सर, डॉटर इन लॉ इज सन्स वाइफ। डन। चलो क्या लग रहा है केस, समझते हैं ना, चलो देखते हैं। और द हाउस वॉज लेट आउट फॉर 25,000 पर मंथ। ओके, तो 3 लाख रुपए माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, जो आ जाएगा वो आंसर है। कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस सी, दोनों का बोला गया। एंड विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द सेड हाउस प्रॉपर्टी वॉज गिफ्टेड टू हिज सन, हस्बैंड ऑफ मिसेस सी। चलो पहले ऊपर वाला पार्ट करते हैं। आप इस कहानी को ध्यान से देखो तो ये ऐसा हो गया कि मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को दिया, फिर उस वाइफ ने इसको दिया। कौन सा पॉइंट लगाना चाहोगे, दो अलग अलग केसेस है। ए और इनके बीच के ट्रांजेक्शन पे मैं ए के ऊपर एक तो डिम्ड ऑनर का केस लगा सकता हूँ कि डिम्ड ऑनर तो किसको माना जाएगा, ए को ही माना जाएगा, सेक्शन 27(1). और साथ ही साथ उसकी वाइफ ने अपनी होने वाली बहू, अपनी बहू को दिया, होने वाली नहीं सॉरी, अपनी डॉटर इन लॉ को दिया, तो ये सेक्शन कौन सा लग जाएगा, 64, 1, 7 या 8 में से कोई एक, बोलो ऐसा कुछ होगा ना। अब क्या हुआ ध्यान से सुनना, 64(1)(6) लगेगा, सॉरी 64(1)(7)(8) नहीं, 64(1)(6) लग सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर का। अब ध्यान से देखोगे तो ए ने पहले इसको दिया और फिर इसने इसको दिया। इसको मैं अगर ऐसे डायग्राम को ड्रॉ करूं तो आपको शायद और जल्दी समझ में आए। ए ने अपनी वाइफ को दिया और वाइफ ने उसकी सन्स वाइफ को दिया, तो इन दोनों के बीच में भी क्या रिलेशनशिप है, ये फादर इन लॉ है और ये डॉटर इन लॉ है, मतलब ये ससुर है और ये बहू है। अब याद करो हमने पढ़ा था, इंडिविजुअल अगर अपने सन्स वाइफ को कोई गिफ्ट देता है या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो मैं इस आंसर को दो तरह से समझ सकता हूं। एक, डायरेक्टली ये बोलूं कि ए ने अपनी वाइफ को दिया ताकि वो किसको दे, सन्स वाइफ को, तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर है, सेक्शन 64(1)(6) लग सकता है। दूसरा केस, ये पहला तरीका आंसर का। दूसरा तरीका, मैं बोलूं कि ए ने उसकी वाइफ को दिया तो डिम्ड ऑनर अभी भी ए है, तो इनकम तो ए में ही क्लब होनी चाहिए, पहली बात। उसकी वाइफ ने अपनी बहू को दिया तो इनकम इसकी है, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये तो हट गई पिक्चर से, इसकी कोई इनकम नहीं है, ये इनकम इसकी है, लेकिन ये बोल रही है मेरे को भी एक गिफ्ट मिला था, तो फिर ये इनकम मिसेस की जगह मिस्टर ए की मानी जाए। तो दो तरह से आंसर दे सकते हो, एक सेक्शन 27 विथ सेक्शन 64 और एक डायरेक्टली सेक्शन 64 का इनडायरेक्ट ट्रांसफर टू हिज सन्स वाइफ, ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट, डेफर्ड और इमीडिएट बेनिफिट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ सन्स वाइफ। सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए आपने अगर ट्रांसफर करा, तो दो तरह से आंसर बनाया जा सकता है। इस केस को दो तरह से स्टडी किया जा सकता है। लाइए इन्होंने क्या बोला, पहले सेक्शन 27(1) से शुरू किया। एक इंडिविजुअल जो कि अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और नॉट बीइंग अ ट्रांसफर इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट। जितनी लाइंस में अंडरलाइन कर रहा हूं मोस्टली स्टूडेंट लिख के नहीं आता, वो बहुत सिंपल लिख देता है। कोशिश करना है जब हम मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, 3 लाइंस को याद कर लो, एक आध बार पढ़ते हैं याद हो जाता है। अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज स्पाउस नॉट बीइंग अ ट्रांसफर इन कनेक्शन टू विथ एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। विथ से शुरू करना, नॉट इन कनेक्शन विथ एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ऐसा लिख देना। शैल बी डिम्ड टू बी द ऑनर, ये दो केसेस नहीं है तो उसी को ऑनर माना जाएगा, कहने का ये मतलब है। ये दो एक्सेप्शन है, एडिक्वेट कंसिडरेशन है, मिसेज ऑनर है। एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के तहत ये घर गया है तो भी मिसेज ही ऑनर होती, इसलिए डिम्ड ऑनर तो इसको माना जाएगा क्योंकि ये विदाउट कंसिडरेशन किया। साथ ही साथ उन्होंने रेफर किया 64(1)(6) कि सन्स वाइफ को कोई भी अगर इनकम अराइज होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू हर बाय एन इंडिविजुअल अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, सेम बात। इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी 2, 10, 3 लाख माइनस 30% हमने देख ही लिया था। सेक्शन 24(a) की डिडक्शन दे देना, ये लिख देना। अब इन दिस केस क्या शुरू करना है, देखो 2,10,000 की इनकम जो अराइज हो रही है वैसे तो मिसेस सी को, जो कि किसकी वाइफ है, मिस्टर ए के लड़के की पत्नी है, मतलब उसकी बहू है। ये ए में ही क्यों इंक्लूड होगी, क्योंकि दो सेक्शन एक साथ लगा रहे हैं। कौन कौन से, विद 27(1) अलॉन्ग विद सेक्शन 64(1)(6). तो ये मिसेस सी के लिए तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, ये बात हमको समझ में आती है। अच्छा, प्रॉपर्टी वॉज गिफ्टेड टू मिस्टर ए सन। अब ये गिफ्ट का सेकंड पार्ट, विल योर आंसर बी डिफरेंट अगर ये सेट प्रॉपर्टी इज गिफ्टेड टू हिज सन, हस्बैंड ऑफ मिसेस सी। अभी अपन ने लिखा है यहाँ मिसेस सी, मिसेस सी काट दो
और यहाँ लिख दो सन। तो बताओ क्या सन और मदर का कोई रिलेशनशिप है क्या क्लबिंग का? क्लबिंग का तो कोई रिलेशनशिप नहीं, तो क्या लिखा है? क्लबिंग प्रोविजन अंडर 64 नॉट अप्लाई, क्योंकि क्लबिंग में सिर्फ दो ही तो रिलेशनशिप है, एक स्पाउस एक सन्स वाइफ, तीसरी माइनर चाइल्ड। क्या ऐसा लिखा था? ट्रांसफर बाय एन इंडिविजुअल टू हिज सन, सन्स वाइफ था, सन नहीं था, तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे ही नहीं। दूसरा, क्या ये सन माइनर है? नहीं सर, ये ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया, तो माइनर चाइल्ड भी नहीं, तो क्लबिंग प्रोविजन और अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये इनकम उस सन की ही मानी जाएगी कि पेरेंट की? सर सन की ही मानी जाए फिर, क्योंकि देखो मिस्टर ए ने अपने ही सन को दिया, तो इन दोनों का कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ, इसका कोई सेक्शन ही नहीं है। सन माइनर होता तो फिर भी मैं ए में क्लब करता, लेकिन माइनर है ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। साथ ही साथ 56 to 10 क्यों नहीं अट्रैक्ट हुआ? क्योंकि ये रिलेटिव से गिफ्ट आया। बोलो भैया, हाँ या ना? तो ध्यान रखना, ना तो मिसेस को ना ही उसके सन को, दोनों को ही नहीं लगेगा। अच्छा, सन्स वाइफ को भी जब ये आया तो इसके ऊपर भी 56 to 10 नहीं लगा, और इसके ऊपर भी 56 to 10 नहीं लगा, क्योंकि ये इसको इसके हस्बैंड से मिला है, और इसके एंगल से ये इसकी सास है। तो याद करो, इंडिविजुअल अगर मिसेस सी के एंगल से रिलेशनशिप देखूं, तो उसके एंगल से उसके लड़के की माँ मतलब सास मतलब मदर इन लॉ उसकी रिलेटिव है। यहां भी ये रिलेटिव है सन, तो बात ही खत्म हो गई। इसी को हम चाहें तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर कैन अल्सो बी अप्लाई, ये लिखा हुआ, आप चाहो तो ऐसा भी आंसर दे सकते हो डायरेक्टली, जो हमने ये सेकंड डायग्राम बनाया ये वाला, ये एक तरह का इनडायरेक्ट ट्रांसफर करा उसने। तो हम बजाय 27(1) अप्लाई करने के सीधे 64(16) से भी आंसर दे सकते थे कि इसने एक व्यक्ति को अपनी असेट ट्रांसफर की, ताकि बेनिफिट किसको मिले? सन्स वाइफ को मिले, तो ये इनकम वापस से इसी में क्लब हो जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, समझने लायक है, कंसेप्चुअली बहुत बढ़िया है। बोलो भैया, ये लिखा हुआ है विदाउट फर्स्ट अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ 27(1). 27(1) मत लगाओ, सीधे सीधे ही बोलो कि कोई भी इनकम जो सन्स वाइफ को इनडायरेक्ट ट्रांसफर से आती है बाय हर हस्बैंड्स पेरेंट, हस्बैंड्स पेरेंट मतलब ये लेडी है, उसका हस्बैंड और उस हस्बैंड के पापा और मम्मी, मतलब वही सास और ससुर, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, अपनी डॉटर इन लॉ को अगर कोई भी एसेट देते हैं इनडायरेक्टली, तो ये टैक्सेबल होगी। तो गिफ्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय ए टू मिसेस सी वाया मिसेस बी, ये बताना डायग्राम हमने, ये वाया होके गई ना एसेट, पहले ए ने अपनी वाइफ को दिया ताकि वो बहू को दे, वो डायरेक्ट देता तो दूसरा सेक्शन टैक्सेबल हो जाता। तो ये केस समझना भैया बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट केस देखते हैं। प्रोप्राइटरी बिजनेस वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर रानी ऑन ईयर 2008। 1/4/19 का आपको कैपिटल दे रखा है। चलो पहले तो मैंने टाइटल लिख लिया, ऐसे 3 कॉलम बना लूंगा मैं। मुझे ये समझ में आ गया कि वो मुझसे क्लबिंग पूछ रहे हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि फॉर्मेट कुछ इस तरह का होना चाहिए। एक मेरा कॉलम बोलो किसका, पर्टिकुलर्स, एक श्रीमती रानी, एक उसके हस्बैंड का, और एक टोटल का। चलो बिजनेस कब से चल रहा है? 2018 से चल रहा है, मतलब ये न्यू बिजनेस है क्या? नहीं, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है। एग्जिस्टिंग बिजनेस है, और 1419 की आपको कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपीज। हस्बैंड का यहाँ कोई रोल नहीं है, 3 लाख टोटल। हर हस्बैंड गिफ्टेड 2 लाख ऑन 10/4/2019, ये 2 लाख का गिफ्ट आया। क्या 1920 में कोई क्लबिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी सर। 1920 का प्रॉफिट 1,50,000, प्रॉफिट 1,50,000 1920, यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। कोई क्लबिंग करूं क्या? नहीं सर। ओपनिंग रेशियो मेरे पास एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर अवेलेबल नहीं है। फिर क्या करें साहब? टोटल लगा लो, ये हो गया 4,50,000 और ये हो गया 2 लाख, टोटल हो गया 6,50,000। अब 1/4/20 को क्या ओपनिंग रेशियो अवेलेबल है? यस सर। फंड कितना आया था हस्बैंड से? 2 लाख। ये 2 लाख कहाँ लगा? उसके बिजनेस में लगा। तो फार्मूला क्या है सर? बिजनेस इनकम मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट बाय ट्रांसफर एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर 6,50,000 इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ट्रांसफरी आउट ऑफ फंड गिवन बाय स्पाउस। तो आउट ऑफ फंड में ये 2 लाख रुपए आ जाएंगे, तो 2/6,50,000 का रेशियो बन जाएगा। प्रॉफिट बोलो 3,90,000 को डिवाइड कर लो, 390 डिवाइडेड बाय 650 इंटू 2 लाख। तो देख लो, ये लाइन आप भी लिख के आना, अच्छा लाइन है ये वाला, टिक करो। ये देख लो ऐसा हो गया ये।
यहाँ तक तो हमने भी कर लिया, ये ओपनिंग रेशो आ गया। अब इस प्रॉफिट को आप अपोर्शन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कर दो 3,90,000 डिवाइडेड बाय 450 और 200 या 45:20 का रेशो है, डिवीजन आराम से होगा। 3,90,000 डिवाइडेड बाय 650 इंटू 450 और 3,90,000 डिवाइडेड बाय 650 इंटू 200, ये 1,20,000 रानी के हस्बैंड में क्लब होगी। ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन। चलो फॉर्मेटिंग करना भैया पूरी कॉपी पे जब तक नहीं कर लोगे, और ये कुछ बातें लिखनी पड़ेगी, क्या बिल्कुल लिखना पड़ेगी। सेक्शन 64(1) का रेफरेंस देना पड़ेगा कि अगर कोई इनकम अर्न होती है फ्रॉम द असेट्स ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन इट विल बी क्लब्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, टिक करो, ये याद करना। अभी तक अपन ने सेक्शन कोट नहीं करा कहीं भी, 64(1) के तहत ये क्लबिंग करना है। तो 21-22 के लिए कैसे इनकम आप ऐड कर रहे हो, ये बात उन्होंने समझाई। चेक करो वर्किंग नोट को। इफ द इनकम अर्न इज फ्रॉम द असेट ट्रांसफर्ड, ये लाइन चाहिए अपने को। क्लियर भैया? डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ये लाइन आप ध्यान रखिएगा। ये गिफ्ट रिसीव हुआ लेकिन ये 10/4 को हुआ, अपने पास ओपनिंग रेशो अवेलेबल नहीं है, वरना लास्ट ईयर भी हम इसको प्रोपोर्शनेट करते। क्वेश्चन 5, मिस्टर बी इज द कर्ता ऑफ एचयूएफ। अच्छा, असेसी कौन? मिस्टर बी का नाम दिया हुआ है, लेकिन मिस्टर बी क्या है? कर्ता है। किसका? एचयूएफ का। हुज मेंबर्स डिराइव इनकम एज गिवन बिलो, उस एचयूएफ के मेंबर्स ने ये इनकम अलग अलग डिराइव कर रखी है। ये सब डिटेल्स है और क्वेश्चन एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एंड मिसेज बी। मिस्टर बी और मिसेज बी के हाथ में टैक्स इंप्लीकेशन बताओ। अब देखो कंफ्यूजन क्या है, वो बोल रहे हैं मिस्टर बी जो कि करता है एचयूएफ का, उसके मेंबर्स की है इनकम। चलो इनकम पढ़ते हैं। पहला, इनकम फ्रॉम बीज प्रोफेशन, तो बी केस में आ जाएगा कितना? 45,000। मिसेस बी सैलरी 76,000, ये सैलरी दी हुई है, तो इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी लेस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटेड वर्ड नहीं है। कंप्यूटेड वर्ड है क्या? सर नहीं है, तो अपन मान रहे हैं कि ये ग्रॉस सैलरी है, अभी नेट नहीं है। माइनर डॉटर पी अर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स, ये उसका पूछा ही नहीं है, वरना अपन लिख सकते थे कि माइनर डॉटर की इनकम उसके खुद के स्किल और टैलेंट की वजह से आई है, इसीलिए ये क्लब नहीं होगी। 95,000 अलग कर दो माइनर डॉटर के लिए। डी इज विनिंग फ्रॉम लॉटरी, डी कौन है भैया? उसका माइनर सन है। चलो पहले देखते हैं, माइनर सन डी, उसको इंटरेस्ट ऑन एफडी मिला विथ अ बैंक विच वर गिफ्टेड टू हिम बाय हिज अंकल। अंकल ने जो गिफ्ट किया था उससे एफडी पे 10,000 रुपए ब्याज है। बोलो इन दोनों में से किस में ऐड होगी? सर पहला वर्किंग नोट, जिसकी भी इनकम ग्रेटर है उस पेरेंट में ऐड होगी। देख लो, चेक करते हैं। 45,000 कौन से हेड में जाएगा? पीजीबीपी हेड में जाएगा, हमने भी वही करा। 26,000 बची सैलरी यहाँ पर, तो यहाँ पर घटा लो 50,000 रुपये, तो यहाँ बचा 45, यहाँ बचा 26। ग्रेटर बोलो सर, इसकी ग्रेटर है, तो 10,000 रुपये का इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा पेरेंट में, मिस्टर ए में, मिस्टर बी में, फादर में। साथ ही साथ ये जो लॉटरी जीती, ये ग्रॉस अमाउंट दिया है, नेट अमाउंट होता तो मैं ग्रॉस पे लाता, इन्होंने डायरेक्टली ग्रॉस दे रखा है। नेट होता तो क्या करता? मैं ये फॉर्मूला लगाता, याद करो, 195 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 30 इंटू 100। विनिंग फ्रॉम लॉटरी अदर सोर्सेज कैजुअल इनकम 115 BB सेक्शन आपने पढ़ा हुआ है, वो तो इन्होंने ग्रॉस दे दिया, तो 195 पूरी की पूरी इसमें ऐड होगी। 1,500 रुपए की एग्जाम्शन दे देना इन दोनों इनकम में से, क्योंकि दोनों इनकम डी ने जीती है, एक ही चाइल्ड ने। 1,500 रुपए लेस कर देंगे हम। देख लो सारे ट्रीटमेंट। पहला 45,000 मिसेस मिस्टर बी की इनकम मानी जाएगी पीजीबीपी में, ओके। 26,000 सैलरी हेड में मिसेस बी के लिए, ओके। 10,000 की फिक्स डिपॉजिट अदर सोर्सेज में जाएगी, किसमें? फादर में। क्यों? सिंस हिज इनकम इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ मिसेस बी बिफोर इंक्लूडिंग सच इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड। साथ ही साथ 1032 की एग्जाम्शन दे देना, 1,500 रुपए पर चाइल्ड मैक्सिमम। 95,000 की जो इनकम अराइज हुई है वो माइनर डॉटर को स्पोर्ट्स हुए विल नॉट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स सिंस income has arrived to the minor daughter on account of an activity involving her application of the skill, application of her skill। 195 जो कि लॉटरी से खुली है, फिर से अदर सोर्सेज में जाएगा, किस में? सर फादर में, मिस्टर बी में। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम ग्रेटर थी। तो इन्होंने क्या करा? इम्प्लीकेशंस पूछे ना, तो इन दो पॉइंट्स को अलग अलग शो किया, और यहां पे एक बार एग्जाम्शन दे दी, तो ध्यान रखना वापस यहाँ 1,500 का नोट मत बना देना। ये दे चुके हो डी के, डी जो उसका माइनर चाइल्ड था उसकी एक एग्जाम्शन 1,500 रुपये आ चुकी है, हमने इसको ऐसे लिखा था। लेकिन एग्जाम में इसको ऐसे प्रेजेंट करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या पूछे थे? टैक्स इम्प्लीकेशंस। क्या उन्होंने बोला एंड टोटल इनकम? ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर वो टोटल इनकम भी बोलते
तो फिर मैं ऐसा कॉलमनर प्रेजेंटेशन भी देता और ये सब नीचे वर्किंग नोट में आता। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज क्या हुआ जब ये एग्जाम में आया, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाए, उन्होंने क्या कंफ्यूज किया, शायद आपका ध्यान नहीं गया हो तो भी अच्छा है, वैसे आपका दिमाग ही नहीं चला हो तो कई बार बढ़िया होता है दिमाग न चलना। आपने तो पढ़ लिया बस मिस्टर और मिसेस बी के लिए काम करो, खत्म, तो आपने क्लबिंग प्रोविजन लगा दिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस पहली लाइन से उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। बोलो पहली लाइन क्या है? मिस्टर बी इज कर्ता ऑफ एचयूएफ। मिस्टर बी करता भी है किसी एचयूएफ का, तो हो गई ना, उसका परिवार है ये पूरा, उस परिवार का एचयूएफ बना रखा होगा, एचयूएफ है तो वो करता होगा उसका। अब बच्चों ने क्या करा, स्टूडेंट्स ने जब ये क्वेश्चन देखा तो उनको लगा ये क्वेश्चन किसका है, एचयूएफ का है। उन्होंने टैक्स इम्प्लीकेशन में क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगाया, उन्होंने बोल दिया ये सारी इनकम किसकी है, एचयूएफ की। कंफ्यूज क्यों? क्योंकि शुरुआत किससे थी, मिस्टर बी इज द कर्ता ऑफ एचयूएफ। अब माना कि मिस्टर बी करता है इस एचयूएफ का, उसके मेंबर्स की इनकम दे रखी है और इम्प्लीकेशन मिस्टर और मिसेस बी के लिए पूछे, तो अपने को वापस सोचना था कि वो एचयूएफ का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इंडिविजुअल का ही है। लेकिन बहुत सारे लोग इस पहली लाइन से कंफ्यूज हुए। अच्छा, जिसको कम समझ पड़ता था वो कंफ्यूज भी नहीं हुआ। कई बार बहुत अच्छा होता है कम समझ पड़ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, अच्छा ये क्वेश्चन है, ओ बच्चा दिख गया हो, क्लबिंग का सेक्शन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कई बार ऐसा भी होता है कि अपन ज्यादा सोच लो तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश तो की थी उन्होंने। मिस्टर बी इज द कर्ता ऑफ एचयूएफ, तो ऐसा लगता है ये मेंबर्स की इनकम मतलब किसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो एचयूएफ का। लेकिन आखिरी में अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो तो मिस्टर और मिसेस बी का क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन होता भी है तो इस लाइन पे आके वो खत्म हो जाना चाहिए कि ये तो बी और मिस्टर बी और मिसेस बी हस्बैंड वाइफ का पूछ रहे हो, फिर माइनर चाइल्ड की इनकम है, तो फिर याद आना चाहिए कि ये सेक्शन क्लबिंग की बात कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के हैं, हमने सारे क्वेश्चन करे। आप इनको अगर लिख के नहीं देखोगे तो फिर आप मुसीबत में हो भैया, साफ बोल रहा हूँ। मैं एक एक आंसर लिख के नहीं दिखा सकता आपको यहाँ स्क्रीन पे, वरना मैं बिल्कुल लिख के दिखाता। कुछ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, वो करना ही है। अब इसमें 64 मैंने समझाना है तो आप समझाओ, जितनी बार लिखोगे। हम कोई बहुत 25-30 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ये मुश्किल से 5 क्वेश्चन ये हैं और 5 क्वेश्चन आगे हैं, 10 क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर में। भैया लिख लो, ये सब लिखना अगर नहीं आया तो मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, आप आंसर निकाल के आ जाना, आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स क्वेश्चन पे नहीं मिलेंगे। तो ये था एक बहुत छोटा सा चैप्टर, क्लबिंग ऑफ असेट, नहीं सर, क्लबिंग ऑफ इनकम। किसी और असेसी की इनकम मुझ में क्लब की जा रही है, किसी और इंडिविजुअल की या स्पाउस की या सन्स वाइफ की या माइनर चाइल्ड की इनकम मुझ में हो रही है। रिलेशनशिप सिर्फ 3 है, स्पाउस, सन्स वाइफ और माइनर चाइल्ड के ऊपर ये पूरा सेक्शन है। हालांकि सेक्शन 60 में उन्होंने बोला था किसी भी पर्सन को अगर इनकम ट्रांसफर करोगे, जैसे मैंने अपने दोस्त को, सर्वेंट को, फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, आपको अगर इनकम ट्रांसफर की डायरेक्टली विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, तो वो इनकम मुझ में क्लब होगी। सेक्शन 60 ध्यान रखिएगा, एनी पर्सन एनी इनकम। अब इसमें आखिरी में क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा पॉइंट और दिया है, वो और खत्म कर लेते हैं हम। ये छोटा सा केस ध्यान से देखना, सेक्शन 64(2) सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है किसकी, मिस्टर राम की। मतलब मिस्टर राम इज द ऑनर, उसने खुद ने प्रॉपर्टी खरीदी है, सेल्फ एक्वायर्ड उसी की है। उसने प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी, एचयूएफ को। याद करो एचयूएफ के लिए 56(2)(10) लगेगा, जिसमें बोला गया था कि अगर कोई भी मेंबर एचयूएफ को गिफ्ट देता है तो एचयूएफ के लिए ये मेंबर ही कौन है, रिलेटिव, और रिलेटिव से आने वाला गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता। तो एचयूएफ तो मजे में, एचयूएफ को ये घर मिला, क्यों मिला, राम को ये इनकम ज्यादा अखर रही थी घर की, क्योंकि रेंट इनकम थी, इसको टैक्स ज्यादा लग रहा होगा, तो भाई ने चूंकि वो मेंबर था तो अपनी मर्जी से गिफ्ट दे दिया इसको, एचयूएफ को। 3 वर्ड यूज करे उन्होंने, कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर्टी को, थ्रो कर दिया, या किसी भी मैनर में ट्रांसफर कर दिया, चाहे गिफ्ट के तौर पर किया हो। थ्रो करना मतलब एग्रीमेंट से प्रॉपर्टी इधर ट्रांसफर कर देना। गवर्नमेंट बोल रही है यार एक मेंबर अपनी एचयूएफ को प्रॉपर्टी दे सकता है, तो एचयूएफ के लिए तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं हुआ 56(2)(10) में, लेकिन इनकम इधर आ गई अब एचयूएफ की। तो उन्होंने क्या बोला, ये जो हुआ ये कैसे गया, विदाउट कंसिडरेशन गया है, मतलब वही गिफ्ट है। तो एचयूएफ को उस प्रॉपर्टी पे तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। एचयूएफ इज द रिसीवर, एचयूएफ इज द ट्रांसफरी। 56(2)(10) तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं ये लाइन, 56(2)(10) याद आना चाहिए ऐसे में बार बार। जब भी कोई किसी को कुछ दे तो विदाउट कंसिडरेशन की गिफ्ट का सेक्शन लग रहा है क्या, एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि एचयूएफ और उसके मेंबर रिलेटिव माने जाते हैं। तो एचयूएफ के लिए रिश्तेदार कौन, सर उसके मेंबर्स। तो ये 56(2)(10) में एचयूएफ के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं हो पाया। गवर्नमेंट ने फिर ये सेक्शन क्यों बनाया, गवर्नमेंट ने देखा एक मेंबर अपनी इनकम कम करने के लिए अपनी असेट कहां भेज देगा, कहां ट्रांसफर कर देगा, कहां थ्रो कर देगा, कहां कन्वर्ट कर देगा, कैसे, विदाउट कंसिडर। एचयूएफ की जो भी इनकम होगी वो वापस किस में क्लब हो जाएगी, इस प्रॉपर्टी की इंडिविजुअल में क्लब हो जाएगी। ये पहला रूल खत्म यहां पे। दूसरा,
मान लो बाद में इस HUF में पार्टीशन हुआ, बंटवारा, विभाजन, चाहे टोटल पार्टीशन हो या पार्शियल पार्टीशन हो। टोटल पार्शियल का मतलब जैसे ये 3 भाई थे HUF में, इसमें से एक भाई अलग हुआ, बाकी 2 अभी भी उसी HUF में बने हुए हैं, उसी HUF को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो पार्शियल पार्टीशन है। टोटल तीनों ने अपना अपना हिस्सा अलग कर लिया, पूरा परिवार डिवाइड हो गया, तो टोटल। अब टोटल या पार्शियल पार्टीशन जो हुआ उसमें वो यही घर किसको गया, मिस्टर राम की स्पाउस को गया। क्यों? अरे वो प्रॉपर्टी उसी ने थ्रो की थी, तो उसकी स्पाउस को ट्रांसफर हो गई पार्टीशन में। क्यों? क्योंकि मेंबर होते हैं ना स्पाउस भी। तो मिसेज राम जो है वो भी तो HUF की मेंबर है। तो गवर्नमेंट समझ गई कि पहले इसने इसको दिया और फिर यहां से पार्टीशन करवा के स्पाउस को दिया, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, तो वापस से इसको क्या कर लिया, क्लब कर दो। किस में? मिस्टर राम में। तो दोनों में कॉमन आंसर क्या है? चाहे HUF को इनकम आए या पार्टीशन के बाद वो घर उसकी स्पाउस को चला जाए, इनकम किसकी मानी जाएगी? मिस्टर राम की ही मानी जाएगी। ये छोटा सा सेक्शन यहाँ बोला गया, ये पढ़ लेना, मैंने लिख दिया ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट ट्रांसफर बाय एन इंडिविजुअल। यहाँ पर ये सब मैंने टिक कर रखा है, आप रीडिंग लेके छोड़ देना। ये बात आप सेक्शन में जरूर लिखना जब भी लॉस को क्लब करो तो। इनकम इंक्लूड लॉसेस कहाँ लिखा हुआ है? 64 के एक्सप्लेनेशन में और क्लियर कर दिया कि इनकम वर्ड में लॉसेस भी हैं, इसका मतलब मालिक क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब है क्लबिंग ऑफ लॉसेस भी किया जाएगा असेसी के लिए। अगर माइनर चाइल्ड की मुझ में इनकम ऐड होती है, अगर स्पाउस की इनकम मुझ में ऐड होती है, तो उसका लॉस भी मुझ में ऐड होगा, क्लब होगा, ध्यान रखना। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट, ये एक्सप्लेनेशन जो है ये दोनों सेक्शन पे लगता है, 64(1) पे भी लगता है, 64(2) पे भी लगता है, मतलब HUF वाले केस में भी लग रहा है और नॉर्मल केसेस में भी लग रहा है। तो सन्स वाइफ, स्पाउस और माइनर चाइल्ड, इसमें अगर इनकम है तो लॉस भी क्लब किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आखिरी सेक्शन 61 और 64 में अगर डिफरेंस की बात करें तो क्या अंतर है? देखो 64 वाला सेक्शन है ना, सिर्फ इंडिविजुअल्स पे लग रहा है, ये तो अपने को भी समझ में आया। 64 वाला सेक्शन देखो, 61 में क्या लिखा था? एनी पर्सन, कोई भी ट्रांसफरर हो सकता है, जबकि 64 में असेसी कौन है अपना? सिर्फ इंडिविजुअल ट्रांसफरर है, एनी पर्सन ट्रांसफरर, जबकि यहाँ इंडिविजुअल ट्रांसफरर है। अच्छा, दूसरा एक और बड़ा अंतर है, 64 में रिवोकेबल और इररिवोकेबल दोनों ट्रांसफर कवर हो रहे हैं तो भी क्लबिंग हो रही है, जबकि 61 में सिर्फ रिवोकेबल ट्रांसफर पे क्लबिंग हो रही है। बोलो भैया, ये लिखा हुआ भी है, नहीं तो अपन ने सेक्शन पढ़ा, अपने को अब समझ पड़ रहा है। 61 में कोई भी व्यक्ति हो सकता है ट्रांसफर, जबकि यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल है। वहां पे याद करो मैंने बोला था असेसी वर्ड है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल की इनकम में जोड़ने की बात थी, वहां रिवोकेबल ट्रांसफर की बात थी। ये आपके दो अलग अलग डिफरेंसेस हो गए 61 और 64 में। कभी थ्योरी में आ जाए 2 मार्क्स में तो याद करना, मन से लिख के आना है। चलो ये तो हमने देख ही लिया कि क्लबिंग प्रोविजन आर अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, वो अपन ने माइनर वाले केस में देखा था। हाउएवर इनकम अराइजिंग ऑन एक्रीशन ऑफ इनकम वुड नॉट बी क्लब्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ माइनर। तो ये डायग्राम अपन यहाँ बना चुके हैं, ये एग्जाम्पल आप आखिरी वाला पढ़ लेना। ये डायग्राम हमने यहाँ बनाया था, कहाँ गया 3 का, ये वाला। इनकम ऑन इनकम दोनों में क्लब होती है, इनकम ऑन असेट दोनों में क्लब होती है। इनकम ऑन इनकम इसमें क्लब नहीं होती, इसमें माइनर में तो होती है। एक्रीशन सर इसमें क्लब नहीं होता, इसमें तो होता है। ये बात हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। तो दादा ये था छोटा सा टॉपिक, पूरा टॉपिक यहाँ आके एंड होता है। हमने लास्ट लाइन तक पूरा चैप्टर पढ़ा है, मॉड्यूल से एक एक लाइन को हमने रीड कर लिया है, अब कुछ भी छूटा नहीं है। और एक और बात और है, जब भी आप इस तरह के कोई क्वेश्चन करो, जैसे यहाँ दिया हुआ है तो उन्होंने बोला है ब्रीफ वर्किंग, तो आप भी ब्रीफ करो। डिटेल्ड कंप्यूटेशन अलग अलग हेड्स का नहीं चाहिए उनको, तो जैसा वो बोले वैसा कर दो। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है, लड्डू क्वेश्चन है, बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। कुछ बचा है क्या? नहीं, कुछ नहीं बचा है, तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।